हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा सेकंड पार्ट है, जो कि हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसको डिस्कस करेंगे। कल हमने क्लास 6 से लेकर के 11th की जो फर्स्ट एंड सेकंड बुक, ये दोनों कंप्लीट कर लिया। आप वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम से डिस्कशंस चल रहा है, उसका हमने इस संडे एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये तीनों कंप्लीट कर लिए, जो कि 1995 से लेकर के 2021 तक यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे हैं। इस अगले संडे से हम इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी ने पूछा है प्रीलिम्स में, और उसके बाद हम अपना पॉलिटिकल का स्टार्ट कर देंगे डिस्कशंस, ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और फिर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट था एम लक्ष्मीकांत का, वो हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसमें टोटल 11 चैप्टर थे, वो हमने विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ किया, कंप्लीट कर लिया। आपको इसका एक टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है एम लक्ष्मीकांत का, उसमें 5 चैप्टर है, यानी कि कौन कौन सा? पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा है फेडरल सिस्टम, तीसरा है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, चौथा है हमारा स्टेट यानी कि इनर स्टेट रिलेशन, यानी कि राज्य का राज्य के साथ संबंध, और फिर हम पांचवा जो होगा हमारा, वो होगा इमरजेंसी प्रोविजन, जो कि उसके द्वारा है, प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है। आज के चैप्टर में, यानी कि आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय व्यवस्था। उसमें हम कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है स्टेट और राज्य के लिए, वो समझेंगे। फिर क्या क्या फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के, यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उस रीजंस को डिस्कस करेंगे कि किन कारणों से भारत के द्वारा पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया गया, यानी कि भारत ने क्यों डिसाइड किया कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री मॉडल से, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग है। कल हम चैप्टर 13 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा फेडरल सिस्टम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टेट एंड सेंटर की बात करते हैं। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो आर्टिकल 74 एंड 75 इसके बारे में बात करता है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करता है। वहीं पे अगर हम स्टेट के बारे में बात करें तो आर्टिकल 164 एंड 163 किसके बारे में बात करता है, तो स्टेट पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करता है। अब स्टेट पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब है जिस तरीके से सेंटर पे एक लोकसभा और राज्यसभा है प्लस हमारा प्रेसिडेंट है, यानी कि आप पहले बेसिक चीज ये समझिए कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो किससे बनता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलाकर के हमारा क्या बनता है? एक पार्लियामेंट बनता है। क्या बनता है? हमारा संसद बनता है। उसी तरीके से स्टेट की जब बात करते हैं तो स्टेट में क्या है, मतलब स्टेट की बात करें तो स्टेट की गवर्नमेंट प्लस गवर्नर, स्टेट के अंदर क्या रहते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है? गवर्नर और स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट और स्टेट मिलकर क्या बनता है? राज्य की सरकार बनती है। जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट क्या होता है? पूरी कंट्री का हेड होता है। उसी तरीके से स्टेट लेवल पे गवर्नर एक स्टेट का क्या माना जाता है? हेड माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर को रूलिंग पार्टी का हेड माना जाता है, रूलिंग पार्टी का हेड माना जाता है। और उसी तरीके से स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट में जो रूलिंग पार्टी है उसका हेड माना जाता है, किसको? तो चीफ मिनिस्टर को। लेकिन स्टेट का हेड किसको माना जाता है? गवर्नर को। उसी तरीके से क्या है, अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो आर्टिकल 74 बात करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, आर्टिकल 164 बात करता है स्टेट पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे क्या होता है?
लेजिस्लेचर काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो ये दोनों कितने, 6 ही राज्य में, 28 में से मात्र 6 राज्य में हमें देखने को मिलता है। कौन कौन से? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र, पांचवा देखने को आपको मिलेगा तेलंगाना, और छठा आपको मिलेगा कर्नाटका। तो ये ऐसे 6 राज्य हैं जिसमें आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों देखने को मिलेगा। लेकिन आपको 28 के 28 स्टेट में क्या आपको लेजिस्लेचर असेंबली यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों मिल जाएगा। तो ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो अपने स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल रखे या ना रखे। तो अभी हमने डिस्कस किया कि 28 में से मात्र 6 ही एक ऐसे स्टेट है हमारे राज्य देश में कि जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली आपको दोनों देखने को मिलेगा। तो ये बात किस में रखी गई? तो सेंट्रल के लिए 74 में और स्टेट के लिए 164 आर्टिकल के तहत में रखा गया है। अब बात करते हैं, अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक की बात करें तो गवर्नमेंट को दो तरीके से क्लासिफाइड किया है। पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत और दूसरा है हमारा प्रेसिडेंटल के तहत। पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो कार्यपालिका है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसका? लेजिस्लेचर का। और जो प्रेसिडेंटल सिस्टम की बात करें वो इंडिपेंडेंट होता है किसके? तो लेजिस्लेचर का। जैसे कि हम बात करते हैं, जब हमने 11th क्लास की जो पॉलिटी डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के 3 फॉर्म देखने को मिलते हैं। पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। ये 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर जुडिशरी को माने तो इसको क्या रखा है? इन दोनों से फ्री रखा है, यानी कि इंडिपेंडेंस रखा है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव की। तो यानी कि विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका का काम था कानून बनाना, कार्यपालिका का काम था कानून पास करना, और जुडिशरी का काम क्या रखा गया था? न्याय करना। इसीलिए जुडिशरी निष्पक्ष होकर अपना न्याय कर सके, निष्पक्ष होकर निर्णय ले सके, इसलिए इसको लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया। फिर हमने ये भी बात किया था कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो दो तरीके की होती है, एक होता है रियल और एक होता है परमानेंट। रियल यानी कि जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और आपका परमानेंट में कौन आ जाता है? जैसे कि आपके गवर्नमेंट ऑफिसर, वो आपके किस में आते हैं? परमानेंट में। क्यों? क्योंकि ये 36 साल के लिए फिक्स हो जाते हैं और ये मात्र 5 साल के लिए रहते हैं, इसके बाद दोबारा से इलेक्शन होता है। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी यानी कि जो आधुनिक लोकतंत्र है उसमें गवर्नमेंट को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया था? 2 पार्ट में। एक था पार्लियामेंट्री और दूसरा था हमारा प्रेसिडेंटल। अगर हम पार्लियामेंट्री की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या किया? जैसे कि जापान, हमारा देश इंडिया, फिर ब्रिटेन, इनमें क्या है? हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम प्रेसिडेंटल की बात करते हैं तो वो जैसे कि यूएसए, फिर आपको देखने को मिलेगा रसिया और श्रीलंका। ये ऐसे देश है जहां पे हमें प्रेसिडेंटल स्टेट देखने को मिलेगा जो कि लेजिस्लेचर से क्या है? पूरी तरीके से वो फ्री रहते हैं। वहीं पे पार्लियामेंट्री के सिस्टम की बात करें तो एग्जीक्यूटिव जो है वो किसके रिस्पॉन्सिबल रहता है? लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल में रहता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि जो रिलेशन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो कि ऑर्गेन है गवर्नमेंट का, वो नेचर ऑफ रिलेशंस के आधार पे, वो यानी कि प्रकृति के मूल पे संबंधित। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? कैबिनेट गवर्नर के नाम यानी कि कैबिनेट सरकार के नाम से भी जानते हैं, रिस्पॉन्सिबल सरकार के नाम से भी जानते हैं, और पश्चिम मंत्री मॉडल सरकार यानी कि वेस्ट मिनिस्टर मॉडल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा देश भारत, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ये वो देश है जहां पे हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट की बात करें, जिसे और किस नाम से जानते हैं? नॉन रिस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि यूएसए, ब्राजील, रसिया और श्रीलंका।
ये कुछ उदाहरण है जहां पे क्या देखने को मिलते हैं, हमें प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम फीचर्स की बात करें कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी और प्रेसिडेंटल सिस्टम को भी, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो आपको इसको समझने में आसानी होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की, सबसे पहले तो उसमें क्या है, डबल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है। डबल एग्जीक्यूटिव का मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। सेंट्रल लेवल पे हमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के रूप में देखने को मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसकी जो पहली फ्यूचर है, हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें डबल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है, वो भी उन पार्टी को जो कि मेजोरिटी में जीत करके आई हो। तो मिनिस्टर के एडवाइस पे वो क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को चुनता है, और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे क्या करता है, वो अपने अपने अलग अलग मिनिस्टर को चुनता है, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर। वो प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है, तो उसके हिसाब से प्रेसिडेंट हर एक मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। फिर वहीं पे बात करते हैं, अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, वहां पे जो पार्टी होती है वो मेजोरिटी पार्टी होती है, जो कि जिसे इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोटें मिली होती है। फिर हम बात करते हैं उसमें, अगर हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखने को मिलता है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी देखने को मिलता है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी मतलब राजनीतिक एक रूपता हमें उसमें देखने को मिलता है। लीडरशिप की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, रूलिंग पार्टी का हेड होता है, और स्टेट का हेड किसे माना जाता है, प्रेसिडेंट को स्टेट का हेड माना जाता है। यानी कि हम बात करते हैं डबल मेंबर। डबल मेंबर का मतलब होता है लोकसभा का भी मेंबर और राज्यसभा का भी मेंबर। यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, कोई भी मिनिस्टर, यानी कि हम बात करते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर सरकार में, वो या तो लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा, दोनों में से किसी भी एक सभा का मेंबर हो सकता है। वहीं पे बात करते हैं कि जो लोकसभा है वो डिसॉल्व भी हो जाता है, यानी कि जब वो अपनी मेजोरिटी खो देता है। फिर फ्यूजन ऑफ पावर, यानी कि अगर हम बात करते हैं शक्तियों का मिश्रण हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखने को मिलता है। हर एक मिनिस्टर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना अपना एक पावर होता है। स्टेट लेवल पे भी पावर क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये थी इसके कुछ फंक्शंस के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंटल सिस्टम के बारे में। इसके अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या देखने को मिलता है, हमें एक सिंगल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है। यानी कि स्टेट का हेड भी प्रेसिडेंट होगा, पार्टी का हेड भी प्रेसिडेंट को माना जाएगा। वहीं पे बात करते हैं जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर से इलेक्टेड होता है सेपरेटली और फिक्स टर्म के लिए। जैसे कि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो फिक्स टर्म के लिए इलेक्टेड होगा, यानी कि वो 4 साल के लिए इलेक्टेड होगा। वो नॉन रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री में, तो पार्लियामेंट्री में क्या होता है, वो एक रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, तो लेजिस्लेचर के। वहीं पे प्रेसिडेंटल सिस्टम में क्या होता है, वो किसी का भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। फिर पॉलिटिकल होमोजेनिटी देखने को मिलता है, और वे नॉट एग्जिट, यानी कि उसमें जो पॉलिटिकल होमोजेनिटी है, यानी कि अगर हम बात करते हैं राजनीतिक एक रूपता उसमें नहीं रहती, यानी कि उसमें एग्जिट नहीं करती है। वहीं पे बात करते हैं उसमें सिंगल मेंबरशिप देखने को मिलता है, यानी कि एक सभा का मेंबरशिप देखने को मिलेगा। डोमिनेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी पावर होगी वो राष्ट्रपति ही उस पर नियंत्रण करेगा, यानी कि वो राष्ट्रपति के अंदर में होगा। फिर वहां पे जो लोअर हाउस है वो डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे कि हमारे देश में क्या है, राज्यसभा को परमानेंट हाउस माना जाता है, क्यों, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हो सकता। जबकि हमारा लोकसभा क्या है, जैसे ही रूलिंग पार्टी अपनी मेजोरिटी खो देती है, तो वहीं पे हमारा जो लोकसभा है वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। वहीं पे हमें क्या है, एक चीज कॉमन हमें देखने को मिलती है, इसमें भी सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। सेपरेशन ऑफ पावर किसमें भी देखने को मिलता है, यानी कि हम कह सकते हैं फेडरल सिस्टम में भी हमें सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, यानी कि जो पावर होता है वो ऊपर से नीचे की ओर बटा हुआ रहता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसके कुछ मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब होता है कुछ विशेषता के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इसमें हार्मोनी बना रहता है, किसमें, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में। लेजिस्लेचर, मैं फिर से कहूंगा, लेजिस्लेचर का मतलब है विधायिका, एग्जीक्यूटिव का मतलब है कार्यपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका कानून का काम होता है कानून पास करना, यानी कि कानून को लागू करना। फिर हम बात करते हैं इसमें क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट देखने को मिलता है, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं प्रिवेंट डिपोस्टम। प्रिवेंट डिपोस्टम का मतलब होता है कि गैर उत्तरदायी नेतृत्व का भी इसमें संभावना रहता है। फिर वहीं पे बात करते हैं एक इसमें सीमित प्रतिनिधित्व
देखने को मिलता है। अब अगर हम कुछ डिमेरिट्स की बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो कुछ कमियां देखने को मिलती है। सबसे पहली जो कमियां देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है कि यदि 5 साल के पहले ही लोकसभा में रूलिंग पार्टी ने अपनी मेजोरिटी खो दी तो वहीं पे गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि वहीं पे फिर दोबारा इलेक्शंस करवाना पड़ेगा। बट पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, हमें एक क्या देखने को मिलता है, एक अनस्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलता है, यानी कि इसमें फिक्स नहीं रहता है कि गवर्नमेंट अपना 5 साल पूरा कर पाएगा या नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो वहां पे सिर्फ एक मेंबर चले जाने से, उनकी पार्टी को छोड़ करके दूसरे मेंबर में चले जाने से उन्होंने अपनी मेजोरिटी खो दी थी और उनके वजह से उनकी सरकार वहां पे डिसॉल्व हो गई थी। तो इस तरीके से क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या हमें देखने को मिलता है, एक अनस्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो पॉलिसी है वो कंटिन्यूटी हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आज के टाइम पे जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, यदि उनके द्वारा कोई पॉलिसी बनाई जाती है, वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होते होते जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, तो वो जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट जो उस टाइम की जो गवर्नमेंट आएगी तो वो इस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करे। हो सकता है कि वो गवर्नमेंट इसको चेंज करके कोई दूसरी पॉलिसी लेकर के आए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक सबसे बड़ा डिमेरिट यानी कि एक सबसे बड़ी जो कमियां देखने को मिलती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो क्या देखने को मिलती है कि जो पॉलिसीज होती है वो क्या नहीं रहती है, कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। फिर हम बात करते हैं अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि इसमें जो सेपरेशन ऑफ यानी कि जो सेपरेशन है, यानी कि जो शक्तियों की जो बंटवारा है वो उसके विभाजन के विरोध में। फिर हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो शक्तियां हैं, सॉरी वो जो गवर्नमेंट है वो क्या है, एमेट्योर्स है। एमेट्योर्स का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, एक तरीके से कि हम ये कह सकते हैं कि जो यानी कि व्यापक प्रतिनिधित्व हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ डिमेरिट्स के बारे में। यानी कि अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ द जो एमेट्योर्स है, इसका मतलब क्या है, यानी कि अकुशल व्यक्तियों के द्वारा क्या होता है जब सरकार चला जाता है, तो ये भी हमें एक सबसे बड़ा डिमेरिट देखने को मिलता है किसके में, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अब बात करते हैं डिमेरिट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं हमारी प्रेसिडेंटल सिस्टम के बारे में अंदर में। अगर हम इसमें बात करें तो एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है हमारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में। वहीं पे अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल बनाया गया एग्जीक्यूटिव को, किसके लिए, तो लेजिस्लेचर के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। दूसरा यानी कि एक नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलता है, मे लीड टू द अकाउंटेंसी, यानी कि ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब यहाँ पे होता है क्या, कि अगर हम बात करते हैं एक निरंकुशता पर यानी कि रोक लगाना। फिर हम बात करते हैं नैरो रिप्रेजेंटेशन, यानी कि व्यापक प्रतिनिधि, जबकि हमें इसमें एक सीमित देखने को मिलता है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, व्यापक रूप से देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम अब इसके कुछ मेरिट्स की बात करते हैं तो हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, स्टेबल, यानी कि स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलता है। स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि वो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करके ही हटेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूएसए की जो प्रेसिडेंट है, जब तक उसका 4 साल पूरा नहीं होगा वो तब तक वहां से हट नहीं सकता। तो हमें ये क्या देखने को मिलता है, स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं डेफिनेटिव इन पॉलिसीज, यानी कि इसमें जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं पार्टियों उसके द्वारा, वो उसमें क्या देखने को मिलता है, हमें निश्चितता यानी कि एक डिफरेंसेस देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे क्या है, वो हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें हमारी जो पॉलिसीज है वो कंटिन्यूटी देखने को उसमें नहीं मिल पाता है। फिर हम बात करते हैं क्या, बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि किसके आधार पर रहता है, सेपरेशन ऑफ पावर के आधार पर ये रहता है। फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट चलाई जाती है वो एक्सपर्टीज के द्वारा चलाई जाती है, जबकि यहाँ पे हम बात करते हैं किसके द्वारा, एमेच्योर्स के द्वारा चलाई जाती है। तो ये कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स देखने को मिलता है हमें किसमें, पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ऐसे कौन कौन से रीजन थे जिसके वजह से हमारी कंट्री ने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम। सबसे पहला जो रीजन था वो क्या था, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अधिक उत्तरदायित्व। अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इज मोर अकाउंटेबल बनाया गया, तो इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। फिर कहा गया कि ये हेल्प करेगा अवॉइडिंग लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कन्फ्लिक्ट, यानी कि जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होगा उसको ये क्या करेगा,
एक तरीके से अवॉइड करने का काम करेगा, यानी कि ये दोनों के बीच में जो संघर्ष होंगे उसको ये बचाने में मदद करेगा। इसीलिए हमने क्या है अपने देश में एडॉप्टिंग किया किसको, पार्लियामेंट्री सिस्टम को। फिर वहीं पे हमने बात की डबल रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इज परफॉर्म बाय द मिनिस्टर, यानी कि हमने बात उस फिर इसमें कहा गया कि जो विधायिका और जो कार्यपालिका की जो दोहरी भूमिका मंत्रियों द्वारा निभाई जाएगी, जिसके वजह से क्या है हमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है वो उसका उसमें जो संघर्ष है वो क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। फिर वहीं पे बात किया इसी प्रकार की जो प्रणाली से संघर्षों से क्या किया जा सकता है, तो बचा जा सकता है। दूसरा क्या रीजन था, दूसरा था अधिक समावेशी। समावेशी मतलब कि मोर इंक्लूसिव। इसमें क्या रखा गया, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जैसे कि अगर हम अपने देश की बात करें तो क्योंकि हमारा देश क्या है एक अधिक यानी कि सबसे ज्यादा डाइवर्स सोसाइटी वाली कंट्री देखने को मिलती है। तो इसीलिए हमने कहा था कि भाई हमारी कंट्री में जब पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा तो इसमें क्या है जितने भी जो विविध यानी कि जितनी भी जो डाइवर्सिटी है उन सब के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन सब को यानी कि उन सब के रिप्रेजेंटेटिव के लिए जरूरी बन जाता है कि हम अपनी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम को इस्टेब्लिश करें, यानी कि अडॉप्ट करें। क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री में हमें पता है कि हमारी जो कंट्री है हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। इसीलिए ताकि हर एक मतलब अगर हम बात करते हैं हर एक कम्युनिटी को अपना रिप्रेजेंटेटिव मिल सके, इसलिए हमने क्या रखा, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम रखा, जिसे हमने कहा कि इसमें हमें मोर इंक्लूसिव यानी कि अधिक समावेशी देखने को मिलेगा। फिर वहीं पे बात करें कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अलाउ करता है ग्रेटर रिप्रेजेंटेटिव के बारे में ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन द गवर्नमेंट, यानी कि जो संसदीय प्रणाली है सरकार में समाज के विभिन्न वर्गों के क्या होगा कि अधिक प्रतिनिधित्व को अनुमति देता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो क्या करता है हमारे यानी कि वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ करता है किस चीज के लिए, अपने अपने डिफरेंट जो सेक्शंस है सोसाइटी के अंदर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। एक इस बेस पे भी हमने क्या किया, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया। इट हेल्प इज बिल्डिंग, यानी कि जब हर एक कम्युनिटी को क्या मिलेगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जब हर एक कम्युनिटी का जब अपना रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उससे क्या होगा, एक जो नेशन है वो क्या होगा, हमारा जो राष्ट्र होगा वो क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस के रूप में बिल्ड होगा, यानी कि एक अखंड राज्य के संयुक्त राष्ट्र के रूप में उसमें निर्माण करने में हेल्प करेगा। इसीलिए आज इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हम 76 इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि आजाद हुए जो 76 ईयर कंप्लीट हो उसके बाद भी हम क्या है एक यूनाइट इस कंट्री में रहते हैं, यानी कि हम अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सब एक साथ रह रहे हैं। अब तीसरा जो रीजन है वो क्या बताया था, फेमिलियर विद द सिस्टम, यानी कि जब हमारा कंट्री कॉलोनियल था ब्रिटिश रूल के अंदर, यानी कि जब हमारा देश गुलाम था ब्रिटिश रूल, यानी कि जब हमारी देश में ब्रिटिश का जो रूल था उस टाइम हमने क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को देख रखा था। तो इसीलिए हमने क्या है अपने कंट्री के अंदर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। अब बात करते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है हमारे पार्लियामेंट में और ब्रिटिश के पार्लियामेंट मॉडल में। अगर हम बात करते हैं हमारी कंट्री में बात करते हैं तो हमारे क्या है एक रिपब्लिकन सिस्टम है, जबकि ब्रिटिश को हम कहते हैं मोनार्कियल सिस्टम। रिपब्लिकन सिस्टम का मतलब है कि हमारी कंट्री में जो रूलिंग पार्टी है यानी कि पीएम और जो स्टेट का हेड है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसके द्वारा चुना जाएगा, पब्लिक के द्वारा ही चुना जाएगा। यानी कि अगर हम अपने प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो हमारे जो प्रेसिडेंट है उसको कौन इलेक्ट करते हैं, हमारे जो पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर है उनके द्वारा ही क्या किया जाता है, तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो इनडायरेक्टली में क्या है, प्रेसिडेंट किसके द्वारा चुना गया, वो पब्लिक के द्वारा ही चुना गया। क्यों, क्योंकि पब्लिक ने जिस रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में भेजा तो उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, उन्हीं इलेक्टेड मेंबर के द्वारा क्या है प्रेसिडेंट का इलेक्शंस में वोटिंग की जाती है। तो इनडायरेक्टली में क्या हो गया कि वोट किसके द्वारा दिया गया, पब्लिक के द्वारा ही दिया गया। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया क्या है एक रिपब्लिकन कंट्री, यानी कि यानी कि हमारे देश का जो हेड है यानी कि जो प्रमुख है और रूलिंग पार्टी का जो प्रमुख है दोनों किसके द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम ब्रिटिश की बात करते हैं तो वहां पे हमें आज भी क्या है
मोनार्ची सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि वहां पे क्या है, एक राजा का शासन देखने को मिलता है। कैसे? तो वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो लोकसभा से बिलोंग करता है, लेकिन जो हेड है राज्य, जैसे कि प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में हेड होता है, उसी तरीके से जो वहां का जो हेड है वहां कौन होता है, तो वहां पे मोनार्ची, यानी कि आज भी हमें राजा और रानियां देखने को मिलता है। दूसरा क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, अगर हम अपनी कंट्री का, यानी कि हम अपनी स्टेट की बात करें या हम अपनी कंट्री की बात करें, कंट्री का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, जो कि इलेक्टेड होता है हमारे इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा, जिसे चुना जाता है। और वहीं पे अगर हम ब्रिटेन के हेड ऑफ स्टेट की बात करें तो वो कौन होता है वहां पे, किंग और क्वीन, जो कि इंजॉय करते हैं हेरेडिटरी पोजीशंस, यानी कि जो भी वंशानुगत पद होता है वो उसको क्या करते हैं, इंजॉय, यानी कि उसको प्राप्त करते हैं। तीसरा क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, अगर हम बात करते हैं जो ब्रिटिश सिस्टम है वो बेस है किस पे, डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट पे। वहीं पे अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में क्या है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, जबकि हमारी कंट्री में किसको सुप्रीम रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा गया, और जिसके वजह से जो हमारे पार्लियामेंट्री मेंबर्स है वो क्या करते हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड पावर, यानी कि उनके पास एक लिमिटेड पावर देखने को मिलता है। फिर क्या है, हमारा एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हम फेडरल, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट को रखा गया है। वहीं पे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वो किसके बेस पे है, डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के बेस पे रखा हुआ है। तो ये कुछ डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। चौथे डिफरेंस की बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन का, वो सिर्फ लोकसभा का मेंबर होता है। वहीं पे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी सभा का, यानी कि किसी भी हाउसेस का मेंबर हो सकता है, फिर चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों में से किसी भी मेंबर का, यानी कि किसी भी सभा हाउस का मेंबर वो हो सकता है। अब पांचवें डिफरेंस की बात करें, यानी कि यही है, जैसे कि हमारी कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस के, दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, 1969 में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, देवे गौड़ा जो कि 1976, मनमोहन सिंह जो कि 2004 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वे सब ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो किनके मेंबर थे, राज्यसभा के मेंबर थे। वहीं पे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वो सिर्फ कहाँ का हो सकता है, लोकसभा, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन का हो सकता है। छठे डिफरेंस की बात करते हैं तो हम अगर छठे डिफरेंस की बात करें, जो मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है वो अलाउ अपॉइंटेड किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि मिनिस्टर इन ब्रिटेन के द्वारा। वहीं पे अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में जो भी पर्सन है नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आल्सो अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर बट अ मैक्सिमम 6 पीरियड टाइम। यानी कि अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन के अंदर जो भी मिनिस्टर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो क्या होना चाहिए, या वो पार्लियामेंट का एक मेंबर होता है। वहीं पे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर हो, लेकिन उसे भी हम एक मिनिमम टाइम, यानी कि एक 6 मंथ के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसे मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, और 6 महीने के अंदर अंदर या तो उसे लोकसभा का या तो राज्यसभा का मेंबर बनना होता है। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिलता है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में। सेवंथ डिफरेंस की बात करते हैं तो ब्रिटेन हैज द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ब्रिटेन का जो सिस्टम है वो किस पे डिपेंड है, यानी कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ऑफ द मिनिस्टर। और वहीं पे इंडिया की बात करते हैं तो नो सच सिस्टम, ऐसा भारत में कोई भी व्यवस्था यानी कि सिस्टम नहीं है। एट सिस्टम की यानी कि आठवें डिफरेंस की बात करें तो यानी कि जो ब्रिटेन है उसके जस्ट अपोजिट में क्या है, भारत में मंत्रियों के राज्य प्रमुख के आधिकारिक कृतियों पर हस्तांतरण करने का आवश्यक नहीं है, जिस तरीके से ब्रिटेन में पड़ता है, तो उसके जस्ट अपोजिट में हमें ऐसा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अपने नाइन्थ डिफरेंस में, यानी कि अगर हम बात करते हैं शैडो कैबिनेट इज अ यूनिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम, यानी कि अगर हम शैडो कैबिनेट की बात करते हैं तो ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली का क्या है, एक अनूठी संस्था है। इसी के अगर हम बात करते हैं जो कि किससे फॉर्म होता है, अपोजिशन पार्टी टू द बैलेंस द रूलिंग कैबिनेट, जो कि किससे मिलके बनता है, अपोजिशन पार्टी जो होता है उससे मिलके बनता है, जो बैलेंस करने का काम करता है किसको, रूलिंग कैबिनेट को। एंड टू प्रिपेयर इट्स मेंबर टू अ फ्यूचर मिनिस्टर ऑफिस, यानी कि जो किसके लिए प्रिपेयर करता है, भविष्य में आने वाले मिनिस्टर यानी कि मंत्रियां बनने के लिए वो उसको प्रिपेयर करता है। और जबकि भारत के अंदर ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशंस देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ डिफरेंस है इंडियन
पार्लियामेंट्री सिस्टम में और जो ब्रिटिश मॉडल है इसमें हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई हमें डिफरेंस बताओ कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या, तो आप ये 9 पॉइंट्स के तहत आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था क्या डिफरेंस देखने को यानी कि क्या डिफरेंस देखने को मिलता है हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने इसमें डिफरेंस देखा था। फिर हमने क्या डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। फिर हम बात करते हैं, फिर हमने इसके फीचर्स की बात की। फिर हमने ये देखा कि जो हमारे आर्टिकल 20 यानी कि आर्टिकल 74 और आर्टिकल 164 इसके बारे में, यानी कि वो स्टेट पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करता है। फिर डिस्कस किया था कि जो आर्टिकल 74 है वो हमारे सेंट्रल के लिए बात करता है। फिर हमने जो मॉडर्न टाइम पे जो डेमोक्रेसी है उसको कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया उसको भी डिस्कस किया था, यानी कि दो पार्ट में उसको क्लासिफाइड किया था, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। फिर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को और किस किस नाम से जानते हैं उसको भी डिस्कस किया था, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को यानी कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को और किस नाम से जानते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा अगला वीडियो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा फेडरल सिस्टम। उसको हम कल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि फेडरल सिस्टम किसे कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम अपना चैप्टर 13 डिस्कस करेंगे फेडरल सिस्टम, तो उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।